नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 17 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से 21वें शिफ्ट के आप सीडीपी कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे अपने वातावरण में खास प्रकार के से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। ग्रहणक्षम कहने का मतलब कि एक विशेष अवधि में एक विशेष गुण को प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग संवेदनशील अवधि कहते हैं। संवेदनशील अवधि, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। चलिए जल्दी से स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से नापा जा सकता है। तो यह विकल्प गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रत्येक बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहेगा और उसकी जैसी आनुवंशिकता है उसके हिसाब से उसका विकास तय होता है। क्योंकि विकास किससे प्रभावित होता है? बच्चे के आनुवंशिकता और उसके वातावरण के अंतःक्रिया से विकास एक तरीके से तय होता है। तो जब एक बच्चा किसी दूसरे इन्वायरमेंट में है और उसका आनुवंशिक लक्षण दूसरे से अलग है तो हम कैसे दूसरे के बारे में उससे तुलना करके बता पाएंगे? निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तर्क देखिए क्या दिया जा रहा है। विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। तो यह भी विकल्प गलत है। सभी के लिए अगर समान होती तो सभी बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर ही होते, कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहता। ये सब कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से होते हैं। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट कैसे होते हैं? बच्चे के वातावरण की वजह से और बच्चे की आनुवंशिकता की वजह से। क्योंकि प्रत्येक बच्चे का आनुवंशिकता अलग है, प्रत्येक बच्चे का इन्वायरमेंट अलग है। हो सकता है कि किसी एक बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिला, डॉक्टर इंजीनियर के घर का इन्वायरमेंट मिला, तो वो डॉक्टर इंजीनियर बढ़ने की तरफ आगे बढ़ेगा। कोई एक तरीके से रोड पर कबाड़ बिन रहा है तो उसको उस प्रकार का इन्वायरमेंट मिला, उसे इन्वायरमेंट मिला ही नहीं कि वो पढ़ करके आगे बढ़ पाए। इसलिए बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है या फिर अन्य पक्षों में जो विकास होता है वो पूरी तरीके से इन्वायरमेंट और उसकी आनुवंशिकता के अंतःक्रिया पर डिपेंडेंट होता है। ये सार्वभौमिक नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये भी विकल्प गलत हो गया। ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया ए और आर दोनों गलत है। इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि द्वितीयक समाजीकरण कब शुरू हो जाता है, किस अवस्था में शुरू हो जाता है? जब बच्चे स्कूल जाना, औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए दिए गए विकल्पों को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले इसकी अवधि मैं लिख देता हूं ताकि चीजें और ज्यादा आपको क्लियर आउट हो सके। पहला दिया गया है शैशवावस्था, जिसकी एज ग्रुप होती है 0 से 2 साल। दूसरा दिया गया पारंपरिक बाल्यावस्था या फिर इसी को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, जिसकी एज होती है 2 से 6 साल। तीसरा दिया गया माध्यमिक बाल्यावस्था, इसकी एज होती है 6 से 9 साल। और चौथा दिया गया किशोरावस्था, जिसकी एज होती है 12 से 18 साल। ये माध्यमिक बाल्यावस्था के बाद एक उत्तर बाल्यावस्था आता है जिसकी एज होती है 9 से 12 साल। ठीक है, तो यहां पर वो विकल्प नहीं दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि बच्चा पहली बार विद्यालय कब जाता है? पहली बार विद्यालय कब जाएगा? देखिए, विद्यालय जाने से पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अब प्री प्राइमरी स्कूल का कॉन्सेप्ट लेकर के आई है। यानी कि अगर सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ना चाहता है तो आंगनबाड़ी में, और अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है तो प्लेवे के नाम से आप जानते होंगे। जैसे कि बच्चे का नर्सरी हो गया, फिर उसके बाद से एलकेजी हो गया, फिर यूकेजी हो गया। क्योंकि बच्चा जब पहली कक्षा में जाएगा तब तो वो 6 साल का होगा, और जब बच्चे की आयु 3 से लेकर के 6 साल के बीच में होती है उस दौरान वो पहली बार प्री प्राइमरी स्कूल में जाता है, यानी प्लेवे में जाता है, एलकेजी में जाता है, यूकेजी में जाता है। और यहीं सरकारी विद्यालयों में आंगनबाड़ी के माध्यम से पढ़ाए जाने की बात कही जाती है। यानी कि 3 से 6 साल किस एज ग्रुप में आ रहा है? इस एज ग्रुप में आ रहा है। और यहीं पहला वो अवस्था होता है जब विद्यालय औपचारिक संस्थानों के संपर्क में आता है, प्लेवे स्कूल के संपर्क में आता है या फिर आंगनबाड़ी के संपर्क में आता है। तो यहीं पर वो द्वितीयक समाजीकरण सीखता है। ऑप्शन नंबर 2 पारंपरिक बाल्यावस्था इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त
संरचनाओं को समझने में सक्षम हो पाते हैं। जहां पर आपको अमूर्त दिख गया, अब आपको सोचना ही नहीं था, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ा हुआ है, जिसमें बच्चे बिना मूर्त अवस्था में देखे अमूर्त चीजों के बारे में भी परिकल्पना या फिर थिंकिंग कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। ये जीन पियाजे के अनुसार प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है? ऐसा विकल्प जो कि जीन पियाजे ने कहा था, अगर वो विकल्प के तौर पर दिया गया है तो वो आलोचना के तौर पर नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया ही था। लेकिन एक ऐसा विकल्प जो कि जीन पियाजे ने नहीं बताया है, उसी को हम लोग आलोचना के तौर पर देखेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। दिया गया है कि बच्चे का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है। यह बात बिल्कुल सही है, जीन पियाजे ने इस बात को कहा था, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। अब आपको लग रहा होगा कि यह अंतःक्रिया यहां पर तो सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का था, यह टर्म उनका हो गया, तो क्या यह जीन पियाजे के अनुसार माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। यहां पर इंटरेक्शन का मतलब, अंतःक्रिया का मतलब सिर्फ आप बातचीत से मत समझिएगा कि कम्युनिकेशन बच्चा कर रहा है। अंतःक्रिया का मतलब जैसे कि आप लोग जैसे सुनते होंगे कि बच्चे का जो विकास होता है उसके आनुवांशिकता और उसके वातावरण के अंतःक्रिया से निर्धारित होता है। तो अब उसका वातावरण और उसका आनुवांशिकता आपस में कम्युनिकेट थोड़ी कर रहे हैं। अंतःक्रिया का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से मिल करके होता है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि बच्चे का विकास वातावरण के साथ, अब वातावरण में क्या हो रहा है? बच्चे देखिए, जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से खुद करके सीखते हैं। अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए वो खुद अनुभव प्राप्त करते हैं। खुद जब तक अन्वेषण के माध्यम से करके नहीं सीखेंगे तब तक वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब जो कुछ भी वो करेगा, करके सीखेगा, वो अपने वातावरण में ही तो करेगा। अब यानी कि जो उसका वातावरण है, यानी जो कुछ भी गतिविधि कर रहा है, उस गतिविधि उसका वातावरण हो गया, और उससे इंटरेक्शन करके, यानी उससे कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हुए अपने अनुभव को प्राप्त करेगा और अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। ये इसका मतलब हुआ, और ये जीन पियाजे के अनुसार बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें आलोचना वाला ढूंढना है, यानी जो कि जीन पियाजे ने नहीं कहा था। ठीक है, तीसरा विकल्प देखिए, बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ये भी उनका स्टेटमेंट है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। बच्चे सक्रिय प्राणी है, ये भी उनका स्टेटमेंट था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बच्चे बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, और उन्होंने नन्हा वैज्ञानिक तक कहा था। तो बच्चे सक्रिय होंगे तभी तो अन्वेषण करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 भी यहां पर जीन पियाजे के अनुसार पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। अब सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का जो स्टेटमेंट था वो लेव वाइगोत्स्की का था, ना कि जीन पियाजे का था, और इसीलिए इनकी आलोचना के तौर पर हम लोग देख सकते हैं विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न हमसे जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया था, और जीन पियाजे ने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि बच्चे करके सीखते हैं, समाज का या फिर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। इसी वजह से उनकी आलोचना की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को किस प्रक्रिया से किस प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है, यानी ट्रांसफर किसमें किया है? तो देखिए, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों संरचनावाद से जुड़े हुए हैं। इनका यह मानना था कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। संरचनावाद से पहले व्यवहारवाद चलता था, उसमें क्या माना जाता था कि बच्चे किसी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देते हुए उससे अनुक्रिया करके सीखते हैं। यानी कि वहां पर बच्चा स्टिमुलस का वेट कर रहा है, यानी निष्क्रिय बैठा हुआ है, अपने से कुछ नहीं कर रहा है। जब तक कि कोई प्रेरक उसको प्रेरित नहीं करेगा तब तक वो सीखने के लिए प्रेरित नहीं हो रहा है। तो इसका विरोध किया था जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने, यानी संरचनावाद ने व्यवहारवाद का विरोध किया कि बच्चे निष्क्रिय नहीं होते हैं, वो सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी प्रश्न हमसे यह पूछा गया, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को किस प्रक्रिया से, यानी निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित किया है? विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? प्रश्न हमसे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, स्कीम की संरचना में परिवर्तन। तो स्कीमा और स्कीम जो वर्ड था वो किसका था? वो जीन पियाजे का था, और प्रश्न लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। दोहराव और अभ्यास यानी ड्रिलिंग की बात की जा रही है। लेव वाइगोत्स्की जो थे वो संरचनावाद से जुड़े हुए थे। ड्रिलिंग जो वर्ड है वो व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है, यानी एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, अभ्यास करना, दोहराना। तो ये भी विकल्प हमारा नहीं हो सकता। पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट की बात की जा रही है, जो कि स्किनर ने कहा था कि अगर बच्चे को कोई काम करने के बाद अगर उसके संबंध में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले या फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, कुछ पुनर्बलन मिले, तो वो उस काम को बार बार दोहराना चाहता है। तो ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नहीं है, ये स्किनर ने पुनर्बलन का प्रयोग किया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता।
एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए सामाजिक अंतःक्रिया। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे सामाजिक तौर पर एक दूसरे से समूहों में बातचीत करके, इंटरेक्शन करके, कम्युनिकेशन करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। नैतिक विकास का जो सिद्धांत था वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था और उन्होंने कई चरण बताए थे। और हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि किस चरण पर बच्चे ये मानने लगते हैं, उनमें ये नैतिकता आ जाती है कि समाज को समय समय पर अपने जो भी सिद्धांत है उसमें बदलाव करना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास। तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो दंड से बचने के लिए आज्ञा पालन यानी नैतिकता को फॉलो करने लगते हैं। जैसे कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूं। आपके घर में 2 छोटे बच्चे होंगे और जिनमें नैतिकता नहीं है, 2 से 3 साल 4 साल मैक्सिमम। आप उनको 10 टॉफी लेकर कहिएगा, एक बच्चे को दे दीजिएगा वो, और आप बोलेंगे कि आधा टॉफी आप अपने छोटे भाई को दे दो, वो नहीं देगा। उसे लगता है कि सारी टॉफी मेरे लिए ही है। लेकिन जैसे ही आप उसे डांटेंगे या फिर उसको जैसे ही एहसास होगा कि अब मेरी पिटाई हो सकती है, यानी उस दंड से बचने के लिए आपकी आज्ञा का वो पालन करेगा, यानी नैतिकता थोड़ी सी आएगी उसमें और वो कुछ टॉफी निकाल करके अपने भाई को देगा। यानी कि दंड से बचने के लिए उसमें आज्ञा पालन आई। तो ये वाला हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इस प्रश्न में हमसे बोला गया कि समाज को अपने नियम में समय के साथ बदलाव करना चाहिए। यहां पर कोई भी दंड नहीं है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, इसमें क्या होता है ध्यान से समझिएगा। आप जब छोटे रहेंगे तो आपके हम उम्र आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे आपके मोहल्ले में पढ़ रहे होंगे। तो जब आपका रिजल्ट घोषित होता होगा या फिर जब किसी की सरकारी नौकरी लगती होगी तो कहते आपके परिवार वाले या फिर मोहल्ले वाले कहते हैं देखो वो कितना अच्छा पढ़ करके सरकारी नौकरी ले लिया, या फिर तुम कितना कम परसेंटेज लाए हो। ये सभी चीज़ें जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनमें मन में क्या होता है कि वो चीज़ें घर कर जाती हैं, बैठ जाती हैं कि वो बच्चे का समाज इतना तारीफ कर रहा है, आखिर कुछ ना कुछ उसमें बात होगी। अब मैं भी समाज से स्वीकृति पाऊंगा, मेरी भी लोग तारीफ करेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूं कि उस बच्चे का फॉलो करने लगता हूं, उस बच्चे को हूबहू फॉलो करने लगता हूं जो कि अच्छा परसेंटेज से पास हुआ था। तो इसी को कहते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की कॉन्सेप्ट, यानी कि समाज जिसका एक तरीके से वाहवाही करता है उसी को फॉलो हम लोग करने लगते हैं इस लालच में कि समाज हमारा भी तारीफ करेगा। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा प्रश्न के हिसाब से। चौथा देखिए सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है कि उसे अब यह एहसास होने लगता है कि समाज जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधा हुआ है, यानी एक दूसरे का सहयोग करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अवस्था आती है इस वाले में। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न के अनुसार ये अप्रोप्रिएट नहीं है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास। सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास, ये अभिविन्यास एक ऐसा है, ये चरण एक ऐसा है जिसमें ये व्यक्ति मानने लगता है कि समाज को नियमों में समय के साथ बदलाव करते रहना चाहिए। जैसे कि पहले हमारे देश में मेडिकल की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। उस समय पुराने ज़माने में आप देखेंगे कि लड़के लड़कियों की उम्र जब 5 से 10 साल होती थी तभी उनका विवाह कर दिया जाता था। 10 से 12 साल में उनका विवाह हो जाता था और उनके बच्चे भी हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज हमारे देश में बढ़ती गई तो वहाँ पर चीज़ें जब मेडिकली चेक की गई तो ये पता चला कि जिनकी आयु 10 से 12 साल है वो अभी खुद बच्चे हैं, और जब उनके बच्चे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक तरीके से जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। इसकी वजह से हमारे समाज में कहीं ना कहीं कई बीमारियां जनरेट होंगी, और इसलिए जैसे हमारी मेडिकल फैसिलिटी कुछ सुधार की तो ये चीज़ें पता चली। तो जब मेडिकली ये चीज़ें अप्रूव हो गई कि हाँ बाल विवाह अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि बचपन में ही जब बच्चे के खेलने कूदने की उम्र है उस समय वो लोग माँ बाप बन जा रहे थे तो उनको 50 बीमारियां हो जा रही थी। तो इस मेडिकल की रिपोर्ट के बाद से अब लोगों को ये लगने लगा कि नहीं ये गलत है, और कहीं ना कहीं जो समाज ने एक कानून बना रखा है कि बाल विवाह की बच्चों का बचपन में ही शादी कर दिया जाए, तो उसमें बदलने की आवश्यकता है। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ जैसे जैसे बच्चे मेडिकली चीज़ें मेडिकली अप्रूवन होने लगा कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं। उसके बाद से लोग ये विश्वास करने लगे कि जब मेडिकल ये कह रहा है यानी कि बच्चों का स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा एज बढ़ाया जाए, और उसके बाद से कानून लाया गया हमारे देश में कि अब बाल विवाह एक अपराध के तौर पर देखा जाएगा। यही बोला जा रहा है कि किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास करते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। तो ये इस अवस्था में विश्वास करने लगता है बालक सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। पहला दिया गया है भाषिक बुद्धि। तो जो भाषिक बुद्धि होती है वो किस में पाई जाती है, वो लेखक में पाई जाती है, ठीक है। और यहां पर लेखपाल दिया गया है यानी अकाउंटेंट की बात की जा रही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि सही से सुमेलित नहीं है। चौथा दिया गया है बुद्धि का प्रकार में प्राकृतिक बुद्धि, और इसके बारे में बताया गया शिक्षक। तो शिक्षक में प्राकृतिक बुद्धि नहीं पाई जाती, ये विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए शारीरिक गति संवेदनात्मक, और इसको गायक बताया गया। तो गायक में क्या होता है, गायक में संगीतीय बुद्धि होती है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। इसके बाद से स्थानिक दिया गया है, इसके बारे में वास्तुकार दिया गया है, ठीक है, वास्तुकार दिया गया है। ये विकल्प हमारा सही हो सकता है क्योंकि स्थानीय बुद्धि क्या होती है, स्थान विशेष से जुड़ी हुई बुद्धि होती है, और वास्तुकार को हम लोग नेविगेटर कहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दिशाओं के बारे में जो जानने की बात करता है। तो ये विकल्प हमारा सही हो सकता है। लेकिन यहां पर मैं क्लियर बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रश्न के सापेक्ष रिवाइज्ड आंसर की में 9 अंक लिखा था, यानी सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिया गया था इस प्रश्न के विकल्प गलत होने की वजह से। इसलिए मैं यहां पर एप्रोप्रिएट कोई भी लेकर के नहीं चलूंगा, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की से आपका मेल खाना जरूरी है कि सीबीएसई बोर्ड क्या मानता है, क्योंकि आपको इन्हीं के नियमों के अनुसार आगे की परीक्षा में सम्मिलित होना है। तो हालांकि ये चीजें एप्रोप्रिएट थी, ये सही था, लेकिन बावजूद इसके 9 अंक लिखा गया है, यानी सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के कॉमन अंक दिए गए थे, ठीक है। आप अपने अनुसार इसको समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का क्या रोल है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों को श्रेणियों में बांटने के लिए करता है। जब भी कोई विकल्प बच्चों को बांटने की बात करे उनकी योग्यता के आधार पर, तो वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि समावेशी कक्षा इसका विरोध करता है। समावेशी कक्षा का कहना यह है कि बच्चे की योग्यता को आधार बना करके आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते। सभी बच्चों को बिना भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलने की बात करता है समावेशी कक्षा। और कोई भी विकल्प जो बांटने की बात करेगा वो विकल्प हमेशा गलत होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक कठोर और मानकीकृत पाठ्यचर्या तय करता है, यह भी विकल्प निगेटिव है। कठोर तो अपने आप में निगेटिव है और मानकीकृत पाठ्यचर्या भी निगेटिव है, क्योंकि पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम की बात की जा रही है। तो मान लीजिए एक दृष्टिबाधित बालक है और एक श्रवण बाधित बालक है। अब आपने ये करिकुलम बनाया कि सबका मौखिक माध्यम से हम लोग परीक्षा लेंगे, यानी कि वाइवा लेंगे। तो क्या जो श्रवण बाधित बालक है, क्या वो आपके शब्दों को, आपके प्रश्नों को सुन करके उत्तर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो मानकीकृत पाठ्यचर्या हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई एक एक्टिविटी करा रहे हैं आप खेल कूद वाला, तो क्या उसमें जो पैर से विकलांग बालक है वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मानकीकृत कहां हुआ? मानकीकृत तो तब होता ना जब सबके लिए एक पैमाना होता, एक पैमाने से तौलने के लिए। समावेशी कक्षा में प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, इस वजह से मानकीकृत तो हो ही नहीं सकता। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए निर्देश देता है और विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं। अंधवत अनुसरण यानी कि जो बच्चे को बोला गया हूबहू उसका पालन करने की बात की जा रही है। आज बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा में खुद सक्रिय होकर के अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, और टीचर की रोल इतना होता है कि वो उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि बच्चे कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं, यानी कि करके सीखेगा तो बालक ही। और यहां पर बच्चे को बिल्कुल निष्क्रिय बताया जा रहा है, इस वजह से विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। सामाजिक का मतलब क्या हो गया कि बच्चे अपने समाज से सीखते हैं। समाज क्या हो गया? बच्चे का परिवेश हो गया। और सामाजिक का कहने का मतलब यह भी है कि बच्चे समूहों में सीखेंगे, ग्रुप में सीखेंगे, ठीक है। और रचनावादी का मतलब क्या हो गया कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे, अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से, ठीक है। तो यही बाल केंद्रित शिक्षा कहता है कि जो टीचर है वो उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, ऐसी प्रक्रिया दे जिसमें बच्चे खुद करके समूहों में सीखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह कैसा होगा? ध्यान से समझिएगा। रिपोर्ट कार्ड क्या होता है? बच्चे की प्रगति का रिपोर्ट होता है। आज हमारे समाज में इतनी गलत अवधारणा बनी हुई है कि हम लोग रिपोर्ट कार्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर से समझने लगे हैं कि कोई 90% पाया, कोई 99% पाया, कोई 100% पाया। आप लोग ऐसे लगातार अभ्यर्थियों का उदाहरण देखते होंगे जो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड में टॉप तो कर जाते हैं, उसके बाद उनकी न्यूज ही नहीं आती कि भविष्य में उनके साथ हुआ क्या। यानी कि केवल जब आप नंबर से जोड़ करके, और समाज भी हमारा इस तरीके का इमेज बना चुका है कि जो नंबर बहुत ज्यादा पाएगा वो बहुत ज्यादा योग्य है। अगर ऐसा रहता तो बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जो कि पहले पढ़ने में अक्षम थे लेकिन उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार करके गए। तो यहां पर नंबर इंपॉर्टेंट होता तो वो तो आविष्कार ही नहीं कर पाते। यानी कि हमारे समाज को भी अपने विचार को बदलने की आवश्यकता है कि हम अपने बच्चे पर केवल परफॉर्म करने के लिए उस पर दबाव ना डालें, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की रुचि अलग हो सकती है। कोई बच्चे का पढ़ने में मन हो सकता है, कोई बच्चे का संगीत में मन हो सकता है। आज आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो सिंगर्स हैं वो बड़े बड़े नाम कमा चुके हैं,
क्या वो अगर उनको डॉक्टर बनाया जाता, जबरदस्ती इंजीनियर बनाया जाता, तो क्या वो इतना नाम कमा पाते? नहीं कमा पाते। यानी कि रिपोर्ट कार्ड ऐसा होना चाहिए जो कि प्रत्येक बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखे और उनकी क्षमता क्या है, वो किसमें रुचि लेते हैं, किसमें वो क्षमतावान है, किसमें आगे वो अच्छा कर सकते हैं, इसको हाईलाइट किया जाए ताकि अभिभावक भी उसको समझ पाए और उसी डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो। मानक संदर्भित यानी कि स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, तो यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक मानक परीक्षा, एक मानक परीक्षण हो ही नहीं सकता पूरी कक्षा में, क्योंकि समावेशी कक्षा है, प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, उस रिक्वायरमेंट को आपको ध्यान रखना ही होगा। कोई दृष्टिबाधित है, कोई श्रवण बाधित है, कोई पैर से विकलांग है, तो कैसे आप एक मानक परीक्षा ले सकते हैं? तो विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो। मापदंड कहने का मतलब कि एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है, एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया गया है कि 30% पासिंग मार्क्स है, इसके ऊपर वाले पास हैं, इसके नीचे वाले फेल हैं। तो जब हम लोग रिपोर्ट कार्ड में ये दिखाएंगे कि बच्चा फेल है, तो हम केवल उसके एक एस्पेक्ट को दिखा रहे हैं कि बच्चा संज्ञानात्मक तौर से फेल हुआ है। बच्चा किसी ना किसी एक्टिविटी में तो आगे होगा ही। वो हो सकता है डांस में बहुत अच्छा हो सकता है वो गाने में बहुत अच्छा हो सकता है वो भाषण बहुत अच्छा देता हो सकता है कि वो खेलने में बहुत अच्छा हो। तो हमने केवल उसके नंबर के आधार पर उसको फेल घोषित कर दिया, बाकी के सभी एस्पेक्ट्स को हमने इग्नोर कर दिया। यही हमारे समाज की कमी है कि बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, उस क्षेत्र को हाईलाइट करना था, लेकिन हमने केवल उसको नंबर के आधार पर पास या फिर फेल घोषित कर दिया कि 30% से ऊपर हो तो तुम पास हो और 30% से नीचे हो तो तुम फेल हो। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। आप ऐसे समझिए ना कि एक मछली है, एक सांप है, एक शेर है और एक खरगोश है और साथ ही साथ एक चिड़िया है और एक बंदर है, और आपने बोला कि सभी का मैं एक ही तरीके से परीक्षा लूंगा कि सभी कौन जल्दी से पेड़ पर चढ़ पाता है। तो बंदर तो पेड़ पर तुरंत चढ़ जाएगा, बाकी मछली नहीं चढ़ पाएगी। तो कैसे संभव है? प्रत्येक बच्चे का एक तरीके से एक्टिविटी अलग है, प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है, तो आप नंबर के आधार पर तुलना कर ही नहीं सकते। इसलिए नंबर की जो भी बात करेगा वो विकल्प हमेशा संकुचित होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तीसरा विकल्प दिया गया, विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करें। यह भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि आपको किसी से तुलना करना ही नहीं है। आप जब बच्चे रहे होंगे और आपके रिजल्ट की घोषणा होती होगी, आपके मोहल्ले में कोई आपसे ज्यादा नंबर पा गया, तो आपके माता पिता या फिर परिवार के सदस्य या फिर लोग कहते होंगे देखो उनका बच्चा कितना अच्छा नंबर लाया और तुम कितना कम नंबर लाए हो। तो उससे क्या होता है कि हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ता है। जब हम लोग बच्चे रहते होंगे तो हमें लगता है कि हमारी तुलना करके हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बनते हैं तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं। तो जब हम बच्चे रहते हुए जो अनुभव कर रहे थे, क्या हम उसमें सुधार नहीं कर सकते? क्या बच्चे की उस एक तरीके से क्षमता को हम लोग नहीं पहचान सकते जिसमें बच्चा आगे अच्छा जाकर के परफॉर्म कर पाएगा? तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। किसी से तुलना करना हमेशा निगेटिव तौर पर देखा जाता है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंबित करना। विशिष्टता का मतलब क्या हो गया कि किस फील्ड में बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। जरूरी नहीं है कि सब पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर ही बने। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे बिजनेसेस में बहुत लोग सफल हुए हैं। क्या आप सरकारी नौकरी में उतना कमा पाएंगे? अगर मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, उसके बाद से अडानी जो हैं, क्या अगर वो लोग सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहते तो आज उनका देश दुनिया में नाम होता? नहीं होता। सरकारी नौकरी में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक रहन सहन आपकी ठीक हो जाएगी, खाने जीने के लिए आपके लिए हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपना नाम कमाना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी कभी भी आपको नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए आपको बिजनेस में आना ही पड़ेगा। यानी कि बच्चे की क्षमता क्या है, अगर वो नंबर नहीं पा रहा है तो हम उसको नंबर की तरफ आगे क्यों ढकेले फालतू में? क्या वो डांस में एप्रोप्रिएट है? क्या वो सिंगिंग अच्छा कर लेता है? क्या किस चीज़ में उसमें विशिष्टता है? क्या वो अच्छा कर पाता है? उसको हाईलाइट करना चाहिए उसके रिजल्ट पर, उसके रिपोर्ट कार्ड पर, ताकि उसके अभिभावक भी उसी कार्य के लिए प्रोत्साहित करें। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र, यानी कि पेडागोजिकल एस्पेक्ट किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से, किस विधि के माध्यम से बच्चे को बताना चाहिए और करिकुलम कैसा होना चाहिए। किन बच्चों की बात की जा रही है? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित, यानी कि जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए और बहुत ज्यादा गरीब हैं, उन बच्चों की बात की जा रही है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है परीक्षाओं पर केंद्रित। तो कोई भी ऐसा विकल्प जो परीक्षा की बात करे वो हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य यह होता है कि बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाए, ना कि परीक्षा पास कराना। क्योंकि जिंदगी भर बच्चा परीक्षा थोड़ी देता रहेगा।
कभी ना कभी तो वो अपनी विद्यालय शिक्षा पूर्ण करके अपने जीवन में जाएगा। शिक्षा का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी बच्चा विद्यालय में औपचारिक तरीके से सीख रहा है अपने व्यवहार में परिलक्षित कर पाए, क्योंकि कोई एक बच्चा 99% लाकर भी बड़ों से अच्छा व्यवहार नहीं करता है और कोई बच्चा फेल होकर भी बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो उससे हम लोग ज्यादा शिक्षित बोलेंगे। क्योंकि शिक्षा का मतलब ही होता है कि हम अपने व्यवहार में उन चीजों को ला पाए, उन आदर्शों को ला पाए, ना कि केवल परीक्षा पास करना। यह विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो। जब भी हम लोग प्राइमरी और अपर प्राइमरी की बात करते हैं तो पाठ्य पुस्तक यहां पर संकुचित होता है। क्यों संकुचित होता है? क्योंकि एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे खेल के माध्यम से, अन्वेषण के माध्यम से, सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सीखेंगे, ना कि किताबों पर केंद्रित होकर के। ये विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, मानकीकृत एवं एक रूपी। मानकीकृत मैं बार बार कर रहा हूं, जहां पर भी दिख जाए आपको हमेशा नेगेटिव ही मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि सभी बच्चे एक तरीके से नहीं सीख सकते कि आप एक ही विधि का प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है समावेशी शिक्षा में। इस वजह से मानकीकृत वर्ड हमेशा नेगेटिव होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, संलग्न और संदर्भित हो। संदर्भित का मतलब कि बच्चे के जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उससे रेफरेंस लेते हुए हो। जैसे कि बच्चे का किसी ऐसे टॉपिक पर चर्चा करना जो कि उसके संस्कृति से जुड़ा हुआ, उसके त्योहारों के बारे में बात करना, तो इससे बच्चा क्या होगा कि जो आर्थिक रूप से कमजोर था, यानी गरीब था, या फिर सामाजिक रूप से मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं था, उसको ये लगेगा कि ये तो हमारे ही परिवेश से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं। यानी वो धीरे धीरे कंफर्टेबल फील करेगा विद्यालय में, और जितना ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा उतना ही कहीं ना कहीं कक्षा में उसका अधिगम अर्थपूर्ण किया जा सकता है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लिंग डैश है जबकि जेंडर डैश है। यानी लिंग क्या है और जेंडर क्या है, इसको हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कई बार सीबीएसई के पेपर में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको इंग्लिश वाला इसका वर्जन दिखा रहा हूं ताकि चीजें और ज्यादा आपको क्लियर आउट हो सके। लिंग को अंग्रेजी में सेक्स बोला जाता है और जेंडर को तो जेंडर ही बोलते हैं। सेक्स जो होता है वो बच्चे के जन्म से तय होता है, जैसे कि लड़का है या लड़की है। अब कोई समाज थोड़ी तय करेगा कि हाँ ये लड़का है या लड़की है। उसकी शारीरिक संरचना को देखते हुए जब बच्चे का जन्म हुआ तभी तो तय हो जाता है ना कि हाँ ये लड़का है या लड़की है। यानी जो लिंग है वो जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, यानी जन्म से तय होता है। लेकिन जो जेंडर है वो समाज तय करता है, सामाजिक प्रक्रिया है। जैसे कि हम लोग जेंडर रूढ़िवादिता पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है कि लिंग के आधार पर समाज ने अपने विचार हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, अगर कोई लड़की एल्कोहल का सेवन करती है तो उसे समाज बहुत गलत नजर से देखता है, अरे यार लड़की होकर के एल्कोहल ले रही है। और वहीं अगर लड़का एल्कोहल लेता है तो बहुत ज्यादा समाज रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? अब मान लीजिए कि लड़का एल्कोहल ले रहा है तो क्या उसके शरीर के पार्ट्स खत्म नहीं होंगे? क्या उसका विभिन्न प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित नहीं होगा? और अगर लड़की है तो क्या उसका बहुत ज्यादा बीमारी हो जाएगा? क्या बीमारी लिंग देख करके आती है? नहीं देख करके आती है। ये समाज ने हमारे ऊपर थोपा है कि लड़कियां अगर कुछ एल्कोहल का सेवन कर ले रही हैं तो उसे बहुत बुरी नजर से देखा जाता है, और लड़के कर रहे हैं तो उसको बहुत नॉर्मल तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर आप देखेंगे कि किसी रोड पर कोई इस प्रकार की चीजें, धूम्रपान जैसी चीजें कर रहा है, लड़की कर रही है, तो उसको लोग घूरते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि समाज ने हमारे ऊपर एक तरीके से इस प्रकार का अपना इमेज खुद बना दिया समाज ने कि हाँ लड़कियां ये चीजें नहीं कर सकती। अगर एक एक धूम्रपान जैसी चीजें अगर लड़की के लिए हानिकारक है तो लड़के के लिए भी हानिकारक होगी। लिंग देख करके थोड़ी उसका लंग्स और ये सभी चीजें खराब होंगी। तो यही चीजें जो समाज के द्वारा हमारे ऊपर थोपी जाती हैं उसे हम लोग जेंडर बोलते हैं। और जो हमारे जन्म से तय होता है, यानी जो हमारे शारीरिक संरचना से तय होती है, उसे हम लिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लिंग का मतलब सेक्स होता है और जेंडर का मतलब तो जेंडर ही है। तो लिंग कैसे तय होता है? उसके जन्म से शारीरिक संरचना देख करके बच्चे के जन्म से तय हो रहा है कि वो लड़की है या लड़का है। और जेंडर कैसे तय हो रहा है? वो सामाजिक संरचना है, यानी समाज ने ये चीजें बनाई हुई है कि लड़की है तो ये काम करेगी, लड़का है तो ये काम करेगा। ठीक है, तो ये सामाजिक संरचना हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए? पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा समूह में कार्य, तो लेव वाइगोत्स्की ने समूहों में कार्य करने की पैरवी की थी, वो संरचनावाद से जुड़े हुए थे, तो ये विकल्प हमारा सही उत्तर है। कक्षा में भागीदारी, सक्रिय भागीदारी की बात की जा रही है, यानी ये भी विकल्प पॉजिटिव है। पोर्टफोलियो, ये भी विकल्प पॉजिटिव है, क्योंकि साल भर में एक शैक्षिक सत्र में बच्चे ने जो कुछ भी गतिविधि की है उसका रिकॉर्ड होता है पोर्टफोलियो में, तो ये इसके माध्यम से बच्चे का आकलन किया जा सकता है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। चौथा देखिए, प्रस्तुतिकरण यानी रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है, यानी बच्चे को भी मौका दिया जा रहा है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है संरचनावाद के हिसाब से, यानी इसके चारों विकल्प सही है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई 1, 2, 3, 4, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा जा रहा है। देखिए, भाषा और संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछा गया है। लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे दोनों जो संरचनावाद से जुड़े हुए हैं, दोनों भाषा को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जहां लेव वाइगोस्की ये मानते थे कि भाषा के बाद बच्चे के मन में विचार जन्म लेता है, वहीं जीन पियाजे ये मानते थे कि पहले विचार जन्म लेता है, यानी पहले संज्ञानात्मक चीजें होती हैं, उसके बाद भाषा जनरेट होती है। तो इन दोनों को देखते हुए भाषा को महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिया गया है कि भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं, तो ये स्वतंत्र नहीं होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हमारा उत्तर नहीं हो सकता। भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है, तो ये भी गलत हो गया। भाषा संज्ञानात्मक विकास की कोई भूमिका नहीं है, तो ये भी स्वतंत्र होने की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। क्योंकि लेव वाइगोस्की ये मानते थे कि बच्चे समूहों में जितना इंटरेक्शन करेंगे, जितना बातचीत करेंगे, जितना कम्युनिकेशन करेंगे, उतना ही वो चीजों के बारे में सीख सकते हैं। उन्होंने अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। अंतःक्रिया कैसे करेगा? किसी ना किसी भाषा का तो प्रयोग करेगा, यानी जितना ज्यादा भाषा का प्रयोग करेगा उतना ही उसके संज्ञान में वृद्धि होगा, यानी संज्ञानात्मक विकास होगा। यानी ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया? अब ये अधिनियम इसलिए लाया गया था ताकि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं एक साथ बिना किसी भेदभाव के पढ़ सके, इसलिए ये कानून लाया गया था। ठीक है, यानी उनसे समाज में किसी भी प्रकार की भेदभाव ना किया जाए, इसी को ध्यान में रखकर उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, दिव्यांग जनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता। यहां पर विशिष्ट शिक्षा यानी अलग शिक्षा की बात कर रहा है, तो यह विकल्प गलत हो गया, भेदभाव हो गया। दूसरा देखिए, दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागमन में भेदभाव, ये तो पहले ही भेदभाव की बात कर रहा है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दिव्यांग जनों की शिक्षा के अधिकार से बेदखली, तो यह भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, यानी उसे भेदभाव करना ही नहीं है और समान नजरिए से देखना है, जिस प्रकार से समान बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, उन्हीं के तरीके से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है? तो किसी भी बच्चे की, चाहे वो सामान्य बच्चा है, विशिष्ट बच्चा है, या फिर अधिगम विकार से जूझ रहा है, अधिगम अक्षमता से जूझ रहा है, या फिर शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा है, सभी की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है समावेशी कक्षा में। तो ये किसकी जरूरतों को पूरा करेगा? प्रत्येक विद्यार्थी की जरूरतों को पूरा करेगा। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। दिया गया है केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों की, तो यह विकल्प गलत हो गया। केवल एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, जितने भी विकल्प होते हैं विकल्प संकुचित हो जाता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। केवल यहां पर भी देखिए आपको उत्तर लगाना ही नहीं है। दूसरे विकल्प में भी देखिए यहां पर भी केवल की बात होगी, विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, प्रत्येक विद्यार्थी की। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गुणज वैफल्य जिसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं, मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी हुई है? तो डिस्कैलकुलिया यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये जुड़ा हुआ है, यानी बच्चे के अंकों की क्षमता से ये जुड़ा हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई, गणितीय गणना करने में, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग करने में बच्चे को दिक्कत होती है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? यानी कि भाषा विकार, जो भाषा नहीं बोल पा रहा है उसके संबंध में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है कि कौन सा बाधा उत्पन्न करेगा, यानी निगेटिव वाला हमसे पूछा गया। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, कार्यों और दत्त कार्यों को छोटे आसानी से प्रतिबद्ध चरणों में विभाजित करना। तो ये बात तो सही है, अगर बच्चा लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके दिया जाए ताकि बच्चे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो पाए। ये बात पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे नेगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना, यानी कि ये कहा जा रहा है डिस्करेज द यूज ऑफ विजुअल्स टू सपोर्ट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल। बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है और जो एक तरीके से विजुअल्स हैं उनको इग्नोर करने की बात की जा रही है ताकि बच्चा कम से कम कुछ ना कुछ तो बोले, टूटा फूटा ही सही कुछ ना कुछ तो बोले, यानी उसको कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जा रहा है। तो ये बात तो पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, मौखिक और लिखित कार्यों के लिए पूर्व नियोजित रणनीतियों का उपयोग करना, यानी पहले से प्लानिंग किया जा रहा है कि बच्चे के लिए क्या कंफर्टेबल हो सकता है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, चौथा ऑप्शन देखिए, कक्षा में श्रवण और दृश्य विकर्षणों को कम करना। यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि दृश्य विकर्षण को कम करने की बात की जा रही है, यानी रिड्यूस ऑडियोटरी एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शंस इन द क्लासरूम।
यानी कि जो ऑडियो है और जो एक तरीके से वीडियो है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बच्चे के लिए लैंग्वेज इनपुट की तरह काम कर रहे थे और इनको कम करने की बात की जा रही है, इस वजह से ये निगेटिव है। और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है, क्योंकि ये निगेटिव सेंस में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। बचना चाहिए यानी निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देना, यानी कि स्वतंत्र परियोजना खुद से करने का बात की जा रही है। तो यह विकल्प तो पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलेपन को अपनाना, लचीलापन यानी कि प्रत्येक बच्चे की जरूरतों को ध्यान में रखना, तभी जो करिकुलम है उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं जब वो लचीला होगा। तो यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि समावेशी कक्षा में प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, जरूरत अलग है, और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखना, बच्चे के जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है। इस वजह से यह विकल्प पॉजिटिव था, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था इस वजह से यह विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखिए, उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। उत्तेजक संवर्धन यानी कि एक स्टिमुलेटिंग इनरिच एक्टिविटी कराने की बात की जा रही है, जो कि बच्चे को कहीं ना कहीं एक्सटर्नली मोटिवेट करेगा चीजों को करने के संदर्भ में। तो किसी भी प्रकार से मोटिवेशन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं उस गतिविधि को पार्टिसिपेट करने के लिए, करने के लिए प्रेरित करेगी, यानी बच्चा खुद करके सीखेगा। यह भी विकल्प पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना। एक आयामी यानी कि यूनिडायमेंशनल करिकुलम लागू करने की बात की जा रही है। तो एक आयाम देखिए, चाहे बच्चा प्रतिभाशाली है या फिर बहुत कमजोर है, हम लोग उसके सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, यानी कि ये मल्टी डायमेंशनल करिकुलम होना चाहिए, ना कि यूनि डायमेंशनल। अब बच्चा प्रतिभाशाली है तो आप केवल उसको पढ़ाने पर थोड़ी फोकस करेंगे, उसका शारीरिक विकास भी इंपॉर्टेंट है, उसका संवेगात्मक विकास भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा किताबी कीड़ा बन जाएगा अगर आप उसके केवल संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे। तो इस वजह से यह विकल्प कहीं ना कहीं निगेटिव था, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा रीजन दिया गया, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। चलिए जल्दी से स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है, किसी नए संप्रत्यय को शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्वापेक्षित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय को समझने के लिए आवश्यक जानकारी को ध्यान में लाने के लिए मदद करेगा। बिल्कुल सही बात है, यानी नई शिक्षा देने के लिए पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान की जांच करने की बात की जा रही है। यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। कारण देखिए क्या दिया गया, शारीरिक दंड का अभ्यास विद्यार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीतियों में के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों दंड को पूरी तरीके से निषेध करते हैं। इनका यह कहना है कि आज हम लोग संरचनावाद को सपोर्ट करते हैं। संरचनावाद में ये क्या होता है कि बच्चे खुद चीज़ों के बारे में जिज्ञासु हैं, जानने के लिए इच्छुक हैं। अब जब जिज्ञासु हैं, रुचि ले रहे हैं, तो खुद करके सीखेंगे, तो उनका पूरा फोकस करके सीखने पर है, यानी कि गतिविधि में वो शामिल है। और जब गतिविधि में शामिल होंगे तो उल्टा सीधा काम करेंगे नहीं, यानी खुद से ही अनुशासित हैं। उनको बाहर से दंड देकर के अनुशासन में लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस वजह से दूसरा वाला विकल्प भी सही हो जाएगा। लेकिन इनका पहले और दूसरे विकल्प में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता है ए की। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई भी अध्यापक जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है, वो विद्यार्थियों के बीच किसको पैदा कर सकता है। ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि एक ऐसा टीचर है जो कि ये मानता है कि जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया वो खत्म हो गया, यहीं पर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो ये विकल्प कहीं ना कहीं बच्चों में नई चीजों को, उससे जुड़ी हुई नई चीजों को खोजने के लिए रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि टीचर ने उनके मन में यह अवधारणा डाल दी कि अब ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया या फिर इतना ही चीजें हैं। अब बच्चा जब जान गया कि यहां पर जाकर के दुनिया खत्म हो जा रही है, तो वो आगे जाने का प्रयास ही नहीं करेगा। बल्कि एज ए टीचर हमें यह चाहिए कि बच्चे को अगर हम न्यूटन का नियम भी पढ़ा रहे हैं तो उस नियमों में नई नई चीजों को इन्वेंट करने के लिए उनको ज्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वो और ज्यादा अन्वेषण के माध्यम से अपने लिए रास्ते खुद बनाए। और आप कह रहे हैं कि एक अंत मानता है, यानी कि अगर आपने न्यूटन का नियम बता करके उसको बता दिया कि यही सब कुछ है, खत्म हो गया, इसके बाद बच्चा अब आगे सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने उसके लिए रास्ते बंद कर दिए। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया महारत के लिए सराहना, तो ये गलत हो गया। नवाचार की इच्छा तो गलत हो गया। सीखने की अभिप्रेरणा गलत हो गया। अन्वेषण के लिए प्रतिरोध, यानी कि अब बच्चा जान गया कि आप उसको उसके मन में ये बैठा दिए कि ये खत्म हो गया, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो अब वो नया चीज खोजने के लिए
कहीं ना कहीं प्रेरित नहीं होगा, यानी वो अन्वेषण के लिए प्रतिरोध का काम करेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में फिर से एक बार स्टेटमेंट दिया गया और रीजन दिया गया, दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहां और क्यों करना है, इसके बारे में स्वनियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने बच्चे को एक प्रमेय पढ़ाया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, और इसके साथ ही साथ मैंने एक और प्रमेय पढ़ाया कि किसी भी बिंदु पर जो कोण होता है वो 180 अंश का कोण बनता है। अब मैंने बच्चे से एक प्रश्न पूछा कि एक त्रिभुज है जिसमें मान लीजिए ये 40 अंश का है और ये 70 अंश का है, तो ये कितने अंश का होगा? तो ये प्रश्न मैंने पूछा, और अब बच्चा अगर इन दोनों में से कौन सी विधि को अपनाना है, कौन से कॉन्सेप्ट को अपना करके इस प्रश्न को सॉल्व करना है, अगर ये बच्चा जान पा रहा है, यानी कि वह कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को नियामक ज्ञान कर रहा है, यानी कि खुद से कंट्रोल कर रहा है कि मुझे कौन सा अप्लाई करना है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि खुद ही तो अप्लाई करेगा वो कि कौन सा अप्लाई करना है। यही तो बोला गया। देखिए, अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, कहां और क्यों करना है। तो आखिर इसमें से कौन उपयोग करेगा, ये कैसे पता चलेगा? जब बच्चा अपने ज्ञान को खुद से नियमित करेगा। तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। रीजन देखिए क्या बताया गया है। एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थियों को पता है कि इसका उपयोग कब, कहां और क्यों करना है। यह भी बात बिल्कुल सही है। यानी बच्चा अगर इसको अप्लाई कर पा रहा है दैनिक जीवन में, यानी वो उसको ज़्यादा समय तक एक तरीके से उसको ध्यान में रख पाएगा। इसी की बात की गई है। तो ये भी विकल्प सही है, और कहीं ना कहीं जो आर है वो ए की सही तरीके से व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब हम अपने विचारों के बारे में खुद चिंतन करते हैं, जैसे कि मैं अपने बारे में खुद चिंतन कर रहा हूं कि मैं कैसा हूं, क्या हूं, जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं मेरे प्रति, उन विचारों के बारे में मैं खुद सोच रहा हूं, तो अपने विचारों के बारे में विचार करना ही अधिसंज्ञान कहलाता है, और इसे ही मेटाकॉग्निशन कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक विशेष राजवंश के कालानुक्रमिक क्रम को याद करना, रटना, याद करना, ये कभी आपका होगा ही नहीं। विकल्प गलत हो गया। मीथेन का रासायनिक सूत्र जानना, यह भी गलत है। दो चित्रों के बीच अंतर की पहचान करना, यह भी गलत है। किसी समस्या को हल करने के लिए स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, यानी अपने विचारों के बारे में खुद मूल्यांकन करना ही अधिसंज्ञान या फिर मेटाकॉग्निशन कहलाता है। देखिए यहां पर स्वयं द्वारा प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है? प्रोसीजरल नॉलेज की बात की जाती है, यानी जिसमें चरणों की बात आएगी, जिसमें चरण दर चरण जाकर के किसी नॉलेज को बच्चा एक्वायर करेगा, प्राप्त करेगा, उसे ही हम लोग प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हैं। यानी जो विकल्प चरण की बात करेगा, स्टेप्स की बात करेगा, वही विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। पहला विकल्प दिया गया है, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? तो इसमें चरण की बात नहीं आएगी, ये फिक्स है इसका उत्तर, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो इसमें भी चरण नहीं है, फिक्स है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प देखिए, डीएनए के घटक और संरचना क्या है? तो ये भी इसका उत्तर फिक्स है, यानी इसमें भी स्टेप्स नहीं आएंगे। एक ही विकल्प बचा, ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें? तो यहां पर समीकरण को हल करने के लिए चरण दर चरण प्रोसेस है, जिसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बच्चा समीकरण को हल कर पाएगा। इसी में चरण की बात की गई है, यानी कि प्रोसीजरल नॉलेज की बात इसी में आएगी। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? अधिगम को सार्थक बनाने के लिए पूछा जा रहा है। पहला दिया गया, पाठ्य पुस्तक सामग्री के रट कर याद रखने पर जोर देना। रटना याद करना हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ को नियोजित करना। व्यवहार अनुकूलन का मतलब ये व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। सीधे तौर पर आपको ये सोचना है कि आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं, जो भी विकल्प व्यवहारवाद की बात करेगा वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक बच्चे को सीखने के लिए कुछ ना कुछ उत्तेजना देनी पड़ रही है, यानी स्टिमुलस देना पड़ रहा है। आज हम लोग संरचनावाद को सपोर्ट करते हैं। रचनावाद ये मानता है कि बच्चे खुद से इतना जिज्ञासु हैं कि खुद से रुचि लेकर के वो तत्पर है चीजों को सीखने के लिए, उनको किसी बाहरी स्टिमुलस देने की आवश्यकता ही नहीं है। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का अक्सर उपयोग करें। तो ये भी निगेटिव है। क्यों? क्योंकि संरचनावाद जो पुनर्बलन है, जो पुरस्कार है, उसको निगेटिव तौर पर देखता है, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूं, ध्यान से समझिएगा।
एक बच्चा आपके घर में है जिसमें अभी नैतिकता नहीं है, 3 से 4 साल मान लीजिए, आप उसको बाहर से आए और बोलेंगे कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, वो नहीं लाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको बोलेंगे कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, वो तुरंत भाग करके जाएगा और एक गिलास पानी ला करके आपको देगा। आपको क्या लग रहा है कि वो आपके कहने से पानी लाया था? नहीं, वो चॉकलेट की लालच में पानी लाया था। और वो बार बार जब भविष्य में भी आप कहेंगे तो भी वो पानी ला करके देगा, क्योंकि उसके मन में लालच है कि आप उसको पानी लाने के बाद एक चॉकलेट देंगे। लेकिन कभी ना कभी तो एक ऐसा समय आएगा, सैचुरेशन पॉइंट आएगा, कि जब उस बच्चे का उस चॉकलेट से मन भर जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप लाख बोलते रहें, लाख चॉकलेट देते रहें, फिर भी वो पानी ला करके नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अब उसका उस चॉकलेट से मन भर चुका है, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। इस वजह से जो चॉकलेट था यहां पर वो इनाम का काम कर रहा था, बाहरी पुरस्कार का काम कर रहा था। और एक पीरियड के बाद से जो एक्सटर्नल मोटिवेशन वाले, यानी जो चॉकलेट वाले एक्सटर्नल मोटिवेटेड करने वाली जो चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं सैचुरेशन पॉइंट के बाद से वो बच्चे को मोटिवेट नहीं करती हैं। इस वजह से ये विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4, देखिए, अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें। यह विकल्प सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। बच्चे का अनुभव कैसे प्राप्त होगा? जब आप खुद करके सीखने का मौका देंगे। और संरचनावाद इसी की बात करता है, अन्वेषण के माध्यम से, सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था तो उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया। अपने विचार खुद से बात करने का सुझाव दिया। ऐसा करने के तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा कि मुझे अब जवाब पता है। इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति ने विद्यार्थी की मदद की? यानी कि बच्चा प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाए, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है कार्यात्मक स्थिरता, यानी कि फंक्शनल फिक्स्डनेस की बात की जा रही है, तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। कार्यात्मक फिक्स्डनेस का मतलब ये होता है कि एक ही चीज पर बच्चा अटक चुका है, तो यहां पर अटकने से उसका प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हुआ। वह खुद से बातचीत किया, देखिए, खुद से बात करने का सुझाव दिया, उसके बाद से उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। तो यहां पर फिक्स्डनेस हमारा उत्तर नहीं होगा। स्मृति सहायक विधि, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। रटने की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा दिया गया है अनुक्रिया समुच्चय, यानी कि रिस्पॉन्स सेट की बात की जा रही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। मौखिकरण की बात की गई है, जब बच्चा खुद से बातचीत किया होगा, यानी कि कहीं ना कहीं वर्बली वो इंटरनली कम्युनिकेट किया होगा, मौखिकरण की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि भ्रांतियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने के प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जा सकता है। यह बात बिल्कुल पॉजिटिव है। जैसे भ्रांति का मतलब क्या होता है कि जब बच्चे को कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर के कोई अल्टरनेट कॉन्सेप्ट अपने मन में बना ले, या फिर कुछ गलत धारणा बना ले जो कि मेन कॉन्सेप्ट से अलग था। इसे ही हम लोग मिसकॉन्सेप्शन या फिर एक तरीके से भ्रांति के तौर पर देखते हैं। तो ये रचनात्मक तौर पर सीखने में बच्चे की मदद करता है। कैसे? जैसे कि एक ही प्रश्न को जब बच्चा कुछ अलग कॉन्सेप्ट बना लिया, तो जब वो तर्क वितर्क कर रहा होगा टीचर से, यानी कि खुद करके सक्रिय भागीदारी से वो कम से कम बातचीत तो कर रहा है, तो ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इससे उसका जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा। यानी ये पॉजिटिव सेंस में हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, भ्रांतियां कुछ संप्रत्ययों के बारे में बच्चों की समझ प्रारंभिक चरण की विशेषता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि देखिए, बच्चे जब छोटे रहते हैं तो वो जब आप उनको बोलना सिखाते हैं, जब वो बोलना पहली बार सीख रहे होते हैं, तो कुछ शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करते हैं। जैसे कि लॉ को ना बोलना, न को लॉ बोलना, तो ये उनका मिसकॉन्सेप्शन बोला जाएगा कि वो उन वर्णों को सही तरीके से उच्चारित नहीं कर पा रहे हैं। बावजूद इसके ये कहीं ना कहीं बच्चे अपनी समझ को बना रहे होते हैं, और इस वजह से ये उनके समझ की प्रारंभिक चरण की विशेषता के तौर पर देखा जाएगा। ठीक है, ये विकल्प हमारा पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि भविष्य में जाकर के उनका वो मिसकॉन्सेप्शन कि लॉ को ना बोलना है या नॉ को लॉ बोलना है, वो कहीं ना कहीं दूर होगा जब बच्चे को सही उच्चारण पता चलेगा। इस वजह से ये पॉजिटिव था, क्योंकि वो बच्चा इसी तरीके से सीख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर पॉजिटिव था, लेकिन प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था। विकल्प नंबर 2 गलत हो गया। चौथा विकल्प देखिए, भ्रांतियां बच्चों के अपने आसपास देखी जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में उनके सहज ज्ञान को प्रतिनिधित्व करती हैं। बिल्कुल सही बात है। अब बच्चा अपने परिवेश में जो कुछ भी देख रहा है उसके प्रति अपनी एक समझ बनाता है। अब हो सकता है कि वो समझ एप्रोप्रिएट भी हो सकती है, हो सकता है कि वो समझ इनएप्रोप्रिएट भी हो। जैसे कि पहली बार किसी बच्चे ने उड़ते हुए काली चीज को देखा, उसके पिता ने कल बताया था कि ये उड़ती हुई काली चीज कौवा होती है। अब आज जो चीज उड़ रही है
ये वो कौवा ना होकर के अगर कोयल है तो फिर भी वो अपने मन में एक मिसकॉन्सेप्शन बना लेगी कि वो कौवा है। तो चीजें क्या हो रही हैं कि चीजों को सहज तरीके से अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ने की बात की जा रही है। तो इसी को तो एक तरीके से कहीं ना कहीं बच्चे सीखते हैं अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ करके, यानी कि ये सहज प्रतिनिधित्व करता है बच्चों के सीखने का मिसकॉन्सेप्शन भी। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, भ्रांतियां स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की क्षमता को दर्शाती हैं, अक्षमता को दर्शाती हैं, यानी कि बच्चे सक्षम नहीं है चीजों को सीखने के बारे में अगर वो मिसकॉन्सेप्शन बना लेते हैं। तो ये विकल्प गलत है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बच्चा बचपन में लॉ को नॉ और नॉ को लॉ बोल रहा है तो क्या वो भविष्य में जाकर के उसको सुधार नहीं करता? बिल्कुल करता है। यानी ये उसकी अक्षमता नहीं है, वो सीखने की प्रक्रिया का चरण है। इसलिए ये विकल्प निगेटिव था और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? बच्चे का जो इमोशंस होता है वो पूरी तरीके से उसके संज्ञान को प्रभावित करता है। जैसे बच्चा अगर दुखी होकर के कक्षा में बैठा हुआ है तो वो अपना पूरा फोकस अधिगम पर नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका जो पूरा फोकस है वो दुख के कारण पर है। यानी कि जो उसका दुखी होने का कारण था वो निगेटिव इमोशन की वजह से था। तो निगेटिव इमोशन जो होता है वो बच्चे को निगेटिव तौर पर प्रभावित करता है। प्रश्न हमसे सकारात्मक तौर पर प्रभावित करने के लिए बोला गया है, यानी जो पॉजिटिव इमोशन होगा वही बच्चे के संज्ञान को पॉजिटिव तौर पर इंपैक्ट डालेगा। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चारों में कौन सा पॉजिटिव इमोशन है वो बताइए। चारों में देखिए, चिंता निगेटिव है, बोरियत निगेटिव है, भय निगेटिव है, आशा जो है वो पॉजिटिव इमोशन है। और इस वजह से ये आशा जो है वो बच्चे के अधिगम को सकारात्मक तौर पर प्रभावित करेगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है? यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि कार्य में विफलता के लिए अगर बच्चा कोई इसी काम को कर रहा है और असफल हो गया तो कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि बच्चे को भविष्य में प्रयास के लिए प्रेरित करेगा, यानी इंटरनली मोटिवेटेड करेगा। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। यह विशेष परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है और मंगलवार को मेरा अशुभ दिन है। यानी बच्चा अपने मन में कहीं ना कहीं इस अवधारणा को लेकर के चल रहा है कि मंगलवार को मेरे अशुभ दिन है, तो कहीं ना कहीं वो मेहनत ही नहीं करेगा। वो सोचेगा यार ये तो मेरा बेकार दिन होता है, मेरे लिए अशुभ होता है, मैं इस दिन कितना भी मेहनत कर लूँ असफल ही होऊंगा। तो वो मेहनत करने से बचेगा। और प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि उसको प्रेरित करना है, तो ये उसको डीमोटिवेट करेगा। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे मोटिवेशन के बारे में पूछा गया था। तीसरा देखिए, शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैंने अपने बारे में उसकी धारणा को नहीं बदल सकता। तो यहां पर जब बच्चा पहले से ही अपने मन में टीचर के प्रति एक इमेज बना लिया कि वो मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कितना भी वो टीचर सपोर्ट कर ले, क्यों ना सपोर्ट कर ले, उसकी अवधारणा ये बदल नहीं सकती, क्योंकि बच्चा ही बोल रहा है कि मैं बदल नहीं सकता। तो यहां पर क्या होगा कि बच्चा डिमोटिवेट होगा, उस टीचर से समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। पहला देखिए, मैं बुद्धिमान नहीं हूं और बुद्धिमत्ता स्थिर है। यानी मैं अपने आप को ही कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ही बुद्धिमान नहीं हूं, और मैं कहीं ना कहीं जब मैं खुद ये मानूंगा कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं और मैं चीज़ों को नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं और मैं आगे के प्रयास के लिए प्रेरित नहीं होऊंगा। यानी ये भी विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूं। यानी कि ये माना जा रहा है कि मैं असफल इस वजह से हुआ कि मैंने प्रयास नहीं किया था, लेकिन हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूं, यानी कि जब मैं प्रयास करूंगा तो मैं निश्चित तौर पर भविष्य में सफल हो जाऊंगा। ये बच्चे को इंटरनली मोटिवेटेड करेगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट की बात कर रहा है कि हाँ मैं सफल हो सकता हूं, मैं सक्षम हूं, इस लायक हूं। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।